मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि आगामी आने वाले महीनों में आपका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम, नेट का एग्जाम और चंडीगढ़ टीजीटी का एग्जाम लगा हुआ है। इसी क्रम में डीएसएसबी की वैकेंसी भी आ गई है, उसका भी एग्जाम लगा हुआ है। इसी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हमने आपको अभी इससे पहले 5 प्रश्नों की श्रृंखला मैंने प्रस्तुत की थी। उसी क्रम में आज हमारी 6वीं क्लास है, जिसको हम और आप मिलकर के कंटिन्यू करने वाले हैं बेटा। तथा ये जो क्लास होगी आपके आगामी आने वाले सभी एग्जामों के लिए, जो टीजीटी पीजीटी नेट डीएसएसबी आदि सभी परीक्षाएं जो गृह विज्ञान से संबंधित हैं, उसके लिए रामबाण क्लास होने वाली है। आइए हम आप मिल करके इस श्रृंखला को कंटिन्यू करें। हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, एक प्रपत्र जिसमें 4 से 12 पेज होते हैं तथा वो है बीच से कैसा होता है, बीच से सिला हुआ होता है, या कह सकते हैं बीच से स्टेपल रहता है। ठीक है, बीच से स्टेपल रहे या सिला हुआ रहे, उसे क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन बेटा पहले हम जानते लिया कहाँ से गया है। तो जो ये क्वेश्चन लिया गया है बेटा वो प्रसार शिक्षा से लिया गया है। कहाँ से कहेंगे मैम, प्रसार शिक्षा का ये क्वेश्चन है। प्रसार शिक्षा में जब एक जानकारी को किसी दूसरे व्यक्तियों तक या दूसरे समूहों तक पहुंचानी होती है, ठीक है, तो लिफलेट, पैम्पलेट, मॉडल और बुलेटिन का उपयोग किया जाता है। उसी चैप्टर से, उसी यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है, एक प्रपत्र जिसमें 4 से 12 पेज होते हैं तथा बीच से कैसा होता है बेटा, बीच से सिला हुआ रहता है, तो वह क्या कहलाता है। तो ऐसा प्रपत्र जिसमें कितने पेज होते हैं, 4 से 12 पेज होते हैं, लिफलेट कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा, कहेंगे मैम 4 से 12 पेज का जो प्रपत्र होता है या मैगजीन होती है, उसे क्या कहा जाता है, लिफलेट कहा जाता है। तो पंफलेट क्या होता है, कहेंगे मैम जो पंफलेट होता है उसमें 12 से लेकर के 24 पेज पाए जाते हैं। कितना कहेंगे, 12 से 24 पेज पाए जाते हैं। जो बुलेटिन होता है उसमें 24 पेज से लेकर के 48 पेज पाए जाते हैं। तथा बुलेटिन का उपयोग जो किया जाता है बेटा, वो विस्तृत जानकारी हेतु किया जाता है। किसके लिए, कहेंगे मैम विस्तृत जानकारी के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो हमारा बुलेटिन होता है। जबकि जो 4 से 12 पेज का 12 पेज की श्रृंखला होती है या प्रपत्र होता है, उसे लिफलेट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि हम फलों के संरक्षण के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, ठीक है, किसके बारे में, फूड प्रिजर्वेशन के बारे में यदि हम जानकारी देना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे। अर्थात कुछ है आपके सामने जो प्रपत्र दिए गए हैं उनमें से आप किसका उपयोग करोगे। पहला है बुलेटिन का उपयोग, दूसरा लिफलेट का उपयोग, तीसरा पैम्फलेट का, चौथा है सभी का। ठीक है, तो आपको भी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि जो लिफलेट होता है उसमें 4 से 12 पृष्ठ होते हैं, जबकि बुलेटिन में कितना होता है बेटा, तो कहेंगे मैडम जो बुलेटिन होता है उसमें 24 से लेकर के 48 पृष्ठ पाए जाते हैं। तो फलों का संरक्षण करना है हमें, फ्रूट्स प्रिजर्वेशन करना है। तो जो फ्रूट्स प्रिजर्वेशन हम करते हैं तो हम कितने मेथड का उपयोग कर रहे हैं, है ना, कितने मेथड का उपयोग कर रहे हैं। सभी फलों के लिए अलग अलग विधियां अपनाई जाती हैं। ठीक है, किस फल का कर रहे हैं, ठीक, किस फल का उपयोग कर रहे हैं तथा किन किन विधियों के माध्यम से कर रहे हैं तथा किन किन पदार्थों को बना करके कर रहे हैं, इन सभी चीजों की विस्तृत जानकारी यदि देनी है तो हम किसका सहारा लेंगे, जो चीजें ब्रॉड जानकारी को फैलाएं, अर्थात हमारा बुलेटिन। क्योंकि बुलेटिन में कितने पेज है, कहेंगे मैम 24 से 48 पृष्ठों की जो है श्रृंखला पाई जाती है, प्रपत्र होता है। तो अगर विस्तृत जानकारी लिखनी है हमें तो बुलेटिन का उपयोग किया जाएगा, लिफलेट और पंफलेट का उपयोग नहीं किया जाएगा। आगे चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जिंकोग्राफी का आविष्कार क्यों किया गया। ठीक है, जिंकोग्राफी का आविष्कार क्यों किया गया। जिंकोग्राफी क्या होती है,
जिंकोग्राफी एक मेथड होता है बेटा, जिसमें क्या किया जाता है, प्रिंटिंग की जाती है। क्या किया जाता है बेटा, कहेंगे मैम प्रिंटिंग करने की एक विधि है, एक इनोवेशन है। तो ये पूछा जा रहा है कि जो हमारी जिंकोग्राफी है उसका आविष्कार क्यों किया गया। पहला है फोटो प्रिंटिंग के लिए, बिल्कुल भी नहीं। रोटरी प्रिंटिंग प्रेस के लिए, तो रोटरी प्रिंटिंग जो होती है वो खुद ही रोटरी प्रेस के द्वारा की जाती है, तो इसके लिए तो कतई नहीं होगा। अगला है कलात्मक प्रिंटिंग के लिए। कलात्मक प्रिंटिंग का अभिप्राय जिसमें चित्र रहे, ठीक, क्या रहे, चित्रों के द्वारा, ठीक, या कह सकते हैं जो हमारे लाइनिंग, बोल्ड लाइनिंग होती है ना, बोल्ड लाइनिंग का उपयोग करके, ठीक, और किसका कहेंगे, रंगों का उपयोग करके, किसका, रंगों का उपयोग करके जो प्रिंटिंग की गई है ना, उसके लिए जिंकोग्राफी का आविष्कार किया गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ली थेयर ने संचार के कितने कार्य बताए हैं। कितने, ली थेयर महोदय ने, ठीक, संचार के कार्यों को ली थेयर महोदय ने बेटा संचार के 4 कार्य बताए हैं। कितने कार्य, कहेंगे ली थेयर महोदय ने संचार के 4 कार्य बताए हैं। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक। कौन कौन से कार्य हैं, आइए हम देखते हैं। जो पहला कार्य ली थेयर ने बताया था बेटा वो सूचनात्मक कार्य था। कौन सा, कहेंगे मैम सूचनात्मक कार्य। दूसरा जो था वो जो हमारा है निर्देशात्मक यानी कमांड वाले कार्य, निर्देशात्मक कार्य। जबकि जो तीसरा हमारा कार्य है बेटा वो कौन सा कार्य है, कहेंगे मैम हृदयग्राही कार्य, हृदयग्राही कार्य। तथा जो हमारा अंतिम और चौथा कार्य है वह समन्वित कार्य के नाम से जाना जाता है। कौन से कार्य, कहेंगे समन्वित कार्य के नाम से जाना जाता है, ठीक। ली थेयर ने संचार के 4 कार्य बताए बच्चा। कौन कौन से, सूचनात्मक कार्य यानी कि ऐसा काम जो इंफॉर्मेशन प्रदान करे। दूसरा है निर्देशात्मक कार्य, ऐसा कार्य जो हमारे द्वारा या हमारे नेता के द्वारा दिया जाए और जितने भी उसके कार्यकर्ता हैं या उसके अधीनस्थ अधिकारी हैं उसके लिए निर्देशात्मक रूप से कमांड के रूप में कार्य करे। तीसरा जो हमारा है वो हृदयग्राही कार्य होता है, अर्थात जो कार्य संचार में संपन्न किया जा रहा है वो सभी को कैसा लगे, सभी के लिए हृदयग्राही हो, अर्थात उस सभी लोगों के द्वारा स्वीकार किया जा सके। अगला है समन्वित कार्य, अर्थात को ऑर्डिनेटिंग वर्क, अर्थात सभी को एक साथ मिला करके जो है संचार को आगे प्रतिपादित किया जा सके। तो ली थेयर महोदय ने संचार के 4 कार्यों के बारे में बताया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है संचारक जो कह रहा हो श्रोता वह ना समझे। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। कह रहा है क्वेश्चन में संचारक जो कह रहा हो श्रोता वह ना समझे बल्कि वह उस चीज को कुछ अलग समझ ले। ठीक, कुछ अलग समझे तो यह संचार की कौन सी बाधा हुई। क्वेश्चन को फिर से एक बार हम रिमाइंड कराते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है संचार जो कह रहा है, संचारक जो कह रहा है, जैसे मैं आपसे जो भी कहूं वह आपकी समझ में ना आए, बल्कि जो हमारे द्वारा बातें कही जा रही हैं उसका अभिप्राय आप कुछ अलग लगा लो। ऐसा क्या लगा लो बेटा, कहेंगे उसका अभिप्राय आप कुछ अलग लगा लो तो वह संचार की कौन सी बाधा होगी, कौन सा बैरियर होगा हमारे कम्युनिकेशन का। जैसे किसी ने कहा रुको मत जाओ, ठीक, रुको मत जाओ, और हमने क्या समझ लिया, रुको मत जाओ, अर्थात रुकने की बात पहले सेंटेंस में आप देख रहे हैं कह रहा रुको ठहरिए मत जाइए, जबकि दूसरे सेंटेंस में बात कर रहा है यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार का जो बैरियर होता है संचार में उसे सिमेंटिक्स कहा जाता है। गेस्चरिक क्या होता है, ये जो बैरियर होता है वो हाव भाव के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात मैंने अपने हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज या भावों के द्वारा कुछ और कहा, लेकिन जो सामने वाला हमारा ग्रहण करता है उसने कुछ और समझ लिया। ठीक है, फिजिकल बैरियर में जैसे भीड़ बहुत ज्यादा हो, ठीक,
भीड़ बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोग, एक सेमिनार में कुछ लोग बुलाए गए थे बट वहां पर बहुत सारे लोग एक साथ उपस्थित हो गए हैं, तो ऐसे बैरियर को फिजिकल बैरियर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो सीमेंटिक्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हंगर फ्री नेशन के उद्देश्य से कौन सी योजना की शुरुआत की गई। पहले ध्यान दीजिएगा, बात क्या कह रहा है, हंगर फ्री। हंगर फ्री का तात्पर्य क्या होता है, हंगर का अर्थ होता है भूख, ठीक, भूख। फ्री का मतलब होता है मुक्त, यानी कि भारत में ऐसी कौन सी योजना चलाई गई है जो भूख, यानी कि कोई भूखा ना रहे, इस पर्सपेक्टिव से, इस उद्देश्य से चलाई गई योजना के बारे में पूछा जा रहा है। हंगर फ्री नेशन यानी हमारा जो राष्ट्र है वो भूखमरी से मुक्त राष्ट्र बने, इसके लिए ऐसी कौन सी योजना चलाई गई है, इसी के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। पहला है AAY, दूसरा है JSY, तीसरा है MNP, जबकि चौथा क्या है GKY। ठीक है, तो बेटा हम आपको बता दें जो हंगर फ्री यानी कि भूखमरी को रोकने के लिए, भूखमरी मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए जो योजना चलाई गई उस योजना को AAY अर्थात अंत्योदय अन्न योजना के नाम से जाना जाता है। अंत्योदय अन्न योजना के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, इसमें जो है भूखमरी को रोकने के लिए प्रयास किए गए। JSY क्या है, जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना JSY है, जबकि MNP क्या है, मिनिमम नीड प्रोग्राम, मिनिमम नीड प्रोग्राम जो है वो MNP है। ठीक है, GKY क्या है, गंगा कल्याण योजना, गंगा कल्याण योजना। ठीक है, ये गंगा कल्याण जो योजना थी बेटा, ये भी हमारे प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में जो हम लोग अध्ययन करते हैं ग्रामीण लोगों का यानी कि गरीब लोगों का, तो JKY जो योजना चलाई गई है ग्रामीण गरीब लोगों के उद्धार के लिए चलाई गई योजना है, जबकि AAY जो है वो भूखमरी को रोकने के लिए हंगर फ्री नेशंस के नाम से चलाई गई योजना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है PRA विधियां कौन सी है। आप लोगों ने पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल पढ़ाई होगा, है ना, जो हमारे प्रसार शिक्षा का भाग है। ठीक, प्रसार शिक्षा में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है कि PRA विधियां, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, ठीक है, और पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल की जो विधियां होती है, जो मेथड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला है कैलेंडर, बिल्कुल होता है। दूसरा है सीजनल डायग्राम, हाँ जी होता है। और जो हमारा तीसरा है रैंकिंग। ठीक है, तो इसमें से जो सभी जो वाला ऑप्शन है बेटा वो राइट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि कैलेंडर, सीजनल डायग्राम, रैंकिंग, सीजनल जो है मेथड या रैंकिंग मैट्रिक्स, आज सभी क्या है, आज सभी PRA विधियां मानी जाती हैं। तो कौन कौन से एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं। पहला कैलेंडर, दूसरा सीजनल डायग्राम, तीसरा है रैंकिंग, जबकि चौथा जो होता है उसे मैट्रिक्स विधि के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अत्यधिक गंदे तथा चिकनाई वाले कपड़ों के लिए, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि अत्यधिक गंदे तथा चिकनाई वाले कपड़ों के लिए किसका उपयोग उत्तम होता है। अर्थात कुछ ऐसे जो है विरंजक दिए गए हैं जिसका उपयोग किसके लिए किया जा रहा है। कपड़ा अत्यधिक गंदा है तथा कैसा है, चिकनाई वाला है, अर्थात उसमें जो है वफा के या तेल के कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ कण चिपके हुए हैं। तो ऐसे कपड़ों को धोने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे। पहला है ब्रान, दूसरा है अमोनिया क्लोराइड, तीसरा है सरेस, जबकि चौथा है पैराफिन। ठीक है बेटा, तो ऐसे कपड़ों को धोने के लिए हमेशा किसका उपयोग किया जाता है, पैराफिन का उपयोग किया जाता है। जो कपड़े अत्यधिक गंदे होते हैं
गंदे होने के साथ साथ कैसे हैं, चिकनाई युक्त कपड़े हैं, तो ऐसे कपड़ों के लिए पैराफिन का उपयोग किया जाता है। ब्रान यानी कि जो चोकर जिसे हम कहते हैं, है ना, चोकर जिसे कहते हैं, इसका उपयोग उन कपड़ों के लिए होता है जिनसे कलर निकलते हैं। किसके लिए? जिनसे रंग निकले, ठीक, जिनसे रंग निकलते हैं, ऐसे कपड़ों के लिए ब्रान यानी कि चोकर का उपयोग किया जाता है। सरेस का उपयोग कहाँ किया जाता है बेटा? कहेंगे कंबल या गैबरडीन धोने के लिए। गैबरडीन भारी कपड़ा होता है, ठीक है, कंबल या गैबरडीन को धोने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कहेंगे मैम सरेस का उपयोग कंबल या गैबरडीन को धोने के लिए किया जाता है। बात करें कि अमोनिया क्लोराइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अमोनिया क्लोराइड का उपयोग बच्चों ऊनी कपड़ों के लिए, किसके लिए? ऊनी भारी कपड़ों के लिए किया जाता है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को याद हो गया होगा जितने भी चारों के चारों ऑप्शन हैं, ठीक। अत्यधिक मैला है, चिकनाई युक्त है तो पैराफिन, जिन कपड़ों से रंग निकलते हैं उसके लिए ब्रान, ठीक है, जो कपड़े भारी हैं, ठीक, जैसे कंबल और गैबरडीन उसके लिए सरेस, जबकि अमोनिया क्लोराइड का उपयोग जो ऊनी भारे कपड़े होते हैं उनके लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है पोटेशियम परमैंगनेट से किसके दाग हटाए जाते हैं, ठीक है। आपको पता है कि पोटेशियम परमैंगनेट क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट को टेक्सटाइल में स्टेन रिमूवर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो उससे पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपसे कि जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट होता है उससे किसके दाग हटाए जाते हैं? पहला है पसीने का, दूसरा है रंग का, तीसरा है मार्किंग इंक का, चौथा है सभी का। तो हम बता दें बेटा, जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है इससे वनस्पतिक तथा जांतव्य, ठीक है, वनस्पतिक तथा जांतव्य दोनों स्टेन को रिमूव किया जाता है, दोनों प्रकार के दागों को हटाए जाते हैं। तो इस प्रकार से पसीना, रंग, मार्किंग इंक सभी के दागों को हटाने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो सभी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है नायलॉन के धागे की बारीकी का मूल्यांकन किससे किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से पढ़ना बेटा, बारीकी की बात कर रहा है, ठीक, फाइननेस की बात कर रहा है। किसकी? कहेंगे मैम फाइननेस की बात हो रही है कि किसी भी धागे या नायलॉन के धागे की जो फाइननेस होती है उसके बारीकी का मूल्यांकन करना है तो किसका उपयोग किया जाएगा? तो बेटा आप सब जानते हो कि किसी भी रेशे की फाइननेस को जांचने के लिए हम डेनियर का उपयोग करते हैं, और डेनियर का तात्पर्य 9000 मीटर के धागे का, 9000 मीटर के धागे का ग्राम में वजन, ठीक है। यदि हम यार्न काउंट के हिसाब से देखें तो जो हमारा डेनियर होता है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? 9000 मीटर के धागे का ग्राम में वजन की जो मात्रक प्रणाली होती है उसे डेनियर के नाम से जाना जाता है। और जो हमारा डेनियर होता है वो किसी भी धागे की बारीकी का मापन करता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? डेनियर सही होगा। आगे चले, सेंटीमीटर से आप जानते हैं लंबाई को मापा जाता है किसी भी रेशे की, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है संश्लेषित रेशा डेक्रान। डेक्रान को आप सब जानते हैं, ये एक मैन मेड फाइबर होता है, ठीक। संश्लेषित रेशा डेक्रान को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है टेरिलीन, दूसरा है पॉलिस्टर, तीसरा ऑर्लॉन, जबकि चौथा ऑप्शन हमारा एक्रिलिक है, ठीक है बेटा। तो आपने पढ़ा है कि जो हमारा संश्लेषित रेशा डेक्रान होता है उसे जो है इंग्लैंड में पॉलिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलिस्टर, अर्थात पीवीसी, ठीक है, पीवीसी फाइबर के नाम से इंग्लैंड में इसे जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो पॉलिस्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एस्बेस्टॉस की माइक्रोस्कोपिक संरचना कैसी होती है, ठीक है। कि एस्बेस्टॉस क्या है बेटा? एस्बेस्टॉस बेटा जो हमारा रेशा होता है वो
खनिज रेशा होता है। कैसा कहेंगे मैम? खनिज रेशा होता है। इसे कहीं कहीं पर मिनरल रेशा भी कहा जाता है। इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? कहेंगे चट्टानों से इसकी प्राप्ति होती है तथा इससे अग्नि अवरोधी कपड़े बनाए जाते हैं। कौन से कपड़े? अग्नि अवरोधी कपड़े बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ऐसे अग्नि अवरोधी कपड़ों के बनाने में जिसका उपयोग किया जाता है, जिसको हम एस्बेस्टॉस कहते हैं, उसको हम किससे देखें? माइक्रोस्कोप से देखें तो उसकी संरचना कैसी दिखाई देगी। तो माइक्रोस्कोप से देखने पर जो हमारा एस्बेस्टॉस का रेशा होता है वो सुई के जैसा लंबा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा बेटा? कहेंगे सुई के जैसे लंबे का अभिप्राय सुई के जैसा नोकदार होगा तथा नोकदार होने के साथ साथ उसकी लंबवत संरचना होगी। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कैलेंडरिंग परिसज्जा में डेक्रान के रेशे कैसे हो जाते हैं। यानी कि आपको पता है कैलेंडरिंग परिसज्जा क्या होती है? कैलेंडरिंग परिसज्जा रोलर्स या कह सकते हो एक यांत्रिक परिसज्जा होती है। कैसे बेटा? कहेंगे एक यांत्रिक परिसज्जा है जिसमें किसका उपयोग किया जाता है? रोलर्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, गर्म रोलर्स का उपयोग किया जाता है कैलेंडरिंग में। अगर कैलेंडरिंग कपास के वस्त्रों पर की जाती है तो इससे क्या होता है? चमक बढ़ जाती है। ठीक है, परंतु यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हम डेक्रान के वस्त्रों पर कैलेंडरिंग परिसज्जा करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो जब डेक्रान के वस्त्रों पर जो है कैलेंडरिंग परिसज्जा की जाती है बेटा, तो जो डेक्रान के उभरे हुए रेशे होते हैं या गांठें होती हैं वो चिकनी हो जाती हैं। चिकनी हो करके जो सरफेस एरिया पर जो पड़ी हुई गांठें होती हैं वो गांठें दब जाती हैं और कह सकते हैं उनका जो विजुअलिटी होती है या कह सकते हैं उनकी जो दृश्यता होती है वह कम हो जाती है। तो कपड़ा कैसा हो जाएगा? हमारा उच्च क्वालिटी का या उच्च कीमत वाला कपड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो डेक्रान परिसज्जा यदि हम कैलेंडरिंग परिसज्जा यदि हम डेक्रान के वस्त्रों पर करते हैं तो वह चिकने होकर के गांठों को कम कर देती है जिससे हमारा कपड़ा जो है उच्च क्वालिटी का हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है म्यूल फ्रेम से। म्यूल फ्रेम क्या है? आपने पढ़ा है कि कताई करने में उपयोग किया जाने वाला एक फ्रेम होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि म्यूल फ्रेम से जो कपड़े का उत्पादन होता है वो किस प्रकार म्यूल फ्रेम से जो रेशे का उत्पादन हो रहा है वो किस प्रकार का रेशा या किस प्रकार का धागा हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो म्यूल फ्रेम से बेटा जो धागा मिलता है हमें वो कैसा मिलता है? बारीक मिलता है, चिकना मिलता है। ठीक है, और उसकी जो सरफेस एरिया होती है बहुत कोमल प्रतीक होती है छूने पर। तो कैसा धागा म्यूल फ्रेम से प्राप्त होगा? चिकना, बारीक और ऐसा धागा जो छूने पर कैसा एहसास करे? चिकनाहट के साथ साथ कोमलता का एहसास कराए। ऐसे धागे की प्राप्ति हमें म्यूल फ्रेम से होती है। ठीक है, परंतु इसकी इसका जो डिसएडवांटेज है वो यह होता है बेटा कि इसका उत्पादन कम होता है। ठीक है, क्या होता है? इसका उत्पादन कम होता है, जबकि इससे बनने वाला जो रेशा होता है वो कैसा होगा? चिकना होगा, बारीक होगा और उच्च गुणवत्ता वाला रेशा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है संकुचित अवस्था की क्या समस्या होती है। संकुचित अवस्था अर्थात आप लोगों ने फैमिली लाइफ साइकिल पढ़ी है, तो फैमिली लाइफ साइकिल को जो 3 अवस्थाएं दी गई है उन्हीं 3 अवस्थाओं में की जो अंतिम अवस्था है जिसे हम संकुचित अवस्था के नाम से जानते हैं उसकी क्या क्या समस्याएं होती हैं। ठीक है बेटा, तो संकुचित अवस्था की सबसे बड़ी जो समस्या होती है आय यानी कि इनकम की। ठीक है, इनकम की समस्या क्यों होती है? क्योंकि संकुचित अवस्था में जो बालक होते हैं वो अपने माता पिता को छोड़ करके कहीं अलग राज्यों में अलग स्थानों पर निवास करना प्रारंभ कर देते हैं तथा जो वृद्ध होते हैं वो अकेले घर में बच जाते हैं, जिससे वृद्धावस्था होने के कारण वो आय का अर्जन नहीं कर पाते हैं। अगला है समय। बिल्कुल उनके पास समय बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है फैमिली लाइफ साइकिल में कि जितने प्रौढ़ावस्था में जो व्यक्ति होता है
जो पुरुष होता है वो क्या करता है, अपने पूरे समय का उपभोग करता है, जबकि जो अंतिम अवस्था जिसे संकुचित अवस्था हम कहते हैं उसमें उसके पास समय ही समय होता है, जिस कारण उसे डिप्रेशन होने लगता है। ठीक है, अगला है कार्य, अर्थात इस उम्र में जो हमारा कपल होता है या जो जोड़ा है जो संकुचित अवस्था में प्रवेश कर चुका है वो कैसा होता है, वो किसी भी कार्यों को करने में निपुणता हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि अब उसके अंदर की कार्य क्षमता का लोप हो चुका होता है। क्या होता है, कहेंगे कार्य क्षमता का लोप हो चुका रहता है मैडम, इसीलिए वो कार्य करने में अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पाता है। इस प्रकार से अगर हम समस्या देखें तो संकुचित अवस्था की जो समस्या होगी बेटा वो कैसी होगी, सभी है कि कपास को जलाने पर कैसी महक आती है, यानी कि जब हमारा कॉटन बर्न होता है, हम बर्निंग टेस्ट करते हैं, तो कपास को जलाने पर जो ओडर आती है, जो महक आती है वो कैसी आती है, पहला है बाल जैसी, दूसरा है कागज जैसी, तीसरा है त्वचा जैसी, और जबकि चौथा क्या है, सिरके जैसी महक आती है। ठीक है, तो हम आपको बता दें बच्चों कि जो कपास क्या है, कपास एक सेलुलोजिक रेशा है। कैसा रेशा है, कहेंगे मैम कपास एक सेलुलोजिक रेशा है। ठीक है, तथा ये इसकी जो प्राप्ति होती है वो बीजों से होती, बीज वाला रेशा कहा जाता है इसे, बीज वाला रेशा कहा जाता है इसे। तो जब इस कपास को बर्न करते हैं या कपास का बर्निंग टेस्ट करते हैं तो सेलुलोजिक जगत का रेशा होने के कारण कपास से जो महक आती है वो कागज जैसी महक आती है। ठीक, बाल जैसी महक किससे आती है, त्वचा जैसी, तो जो रेशे हमारे प्रोटीन जगत के होते हैं, कौन से जगत के, कहेंगे प्रोटीन जगत के रेशे होते हैं, ऐसे रेशों से जब ऐसे रेशों को बर्न करेंगे तो बाल जैसी और त्वचा जैसी महक आती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पके केले, चीकू और अंगूर को संरक्षित करने का तापमान है, यानी कि जो हमारा फ्रूट्स कैसा है, पक चुका है। ठीक, जैसे आपका पका केला, चीकू और अंगूर है तो उसे स्टोरेज करने का जो हमारे रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए, यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। पहला है 0 से 30 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 40 से 42 डिग्री सेल्सियस, जबकि तीसरा है 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और चौथा ऑप्शन हमारा है 4 से 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 10 से 12 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 10 से 12 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है हमारे स्टोरेज का, हमारे रेफ्रिजरेटर का, वो किसके लिए होगा, तो कहेंगे जो हमारे केले पक चुके हैं, चीकू है और पका हुआ जो हमारा अंगूर होता है उसको स्टोरेज करने के लिए इस टेम्परेचर या इस तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हल्के प्राकृतिक रंगों के फलों को, हल्के प्राकृतिक रंग के फलों का तात्पर्य ऐसे फल जो कैसे हो, लाइट कलर के हो, डार्क कलर के ना हो, तो उन्हें संरक्षित करने हेतु किस प्रकार के जो है प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग किया जाता है। पहला है सोडियम बेंजोइट, दूसरा है पोटेशियम बेंजोइट, जबकि तीसरा है हमारा नमक और चौथा है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है बेटा, तो जो हमारे हल्के प्राकृतिक रंग के फल होते हैं, हल्के प्राकृतिक रंग के फलों में आपका आम आ जाएगा। ठीक है, आम आ जाएगा, अमरूद आ जाएगा, आम, अमरूद, ऐसे बहुत सारे फल हैं जिनका जो कलर होता है, जो प्राकृतिक कलर होता है वो लाइट होता है। तो ऐसे फलों को संरक्षित करने के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। किसका, कहेंगे पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। जबकि जो डार्क कलर के जो है फ्रूट्स होते हैं उनको हमें सोडियम बेंजोइट के द्वारा संरक्षित किया जाता है। ठीक है, आया समझ में। प्राकृतिक रंगों के फलों का संरक्षण जो हल्के रंग के हैं उनका संरक्षण पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड से, तथा जो डार्क या गहरे रंग के हैं उनका संरक्षण हम सोडियम बेंजोइट के द्वारा करते हैं, जैसे जामुन। ठीक है बेटा, जैसे जामुन हो गया, जामुन का अगर प्रिजर्वेशन आपको करना है तो सोडियम बेंजोइट का उपयोग करेंगे, जबकि आम है, अमरूद है या ऐसे हल्के रंग के फल तो उनके लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग
करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कार्डियल जो सक्वैस के समान होता है, ठीक है, कार्डियल जो सक्वैस के समान होता है वो किन फलों से तैयार किया जाता है। ठीक, आप ये जो क्वेश्चन है बेटा ये हमारे प्रिजर्वेशन से लिया गया है, खाद्य संरक्षण का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो कार्डियल तैयार करते हैं हम, वो कार्डियल जो किसके समान होता है, सक्वैस के समान होता है। किसके समान बेटा, कहेंगे सक्वैस के समान होता है। वो किन फलों से तैयार किया जाता है? पहला है सेब, दूसरा नींबू, तीसरा है आम और चौथा है इनमें से सभी। ठीक है, तो बेटा जो कार्डियल होता है, जो कार्डियल होता है वो किससे तैयार किया जाता है? तो कहेंगे मैम खट्टे फलों से। किससे? खट्टे फलों से तैयार किया जाता है। तो खट्टा फल इसमें से कौन सा है? कहेंगे मैम नींबू जो है वो खट्टा फल है, इसीलिए जो कार्डियल को हम बनाएंगे वो किससे बनाएंगे? नींबू के द्वारा ही बनाएंगे। ठीक, आगे चलें। अगर आपसे कोई पूछे कार्डियल और सक्वैस में अंतर क्या होता है, ठीक है, कार्डियल और सक्वैस में अंतर क्या होता है, तो बेटा जो सक्वैस होता है ना, सक्वैस को बनाने के लिए इसके रस को निथारा नहीं जाता, इसके रसों को निथारा नहीं जाता है। ठीक है, जबकि जो हमारा कार्डियल होता है इसके रस को हम क्या करते हैं? निथार लेते हैं। निथारने से क्या होगा? जो रेशे होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और हमारा जो फलों का रस होगा वो ऊपर आ जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की स्थापना कब की गई? अर्थात जो हमारा खाद्य प्रोसेसिंग हमारी मिनिस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, उसकी स्थापना कब की गई? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक बेटा, तो अगर हम बात करें कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की स्थापना की, ठीक, तो इसकी स्थापना 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका जो सबसे उचित ऑप्शन होगा वो क्या होगा? पहला ऑप्शन, अर्थात 1988 में इसकी स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की स्थापना कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है अंडा और दूध के भंडारण का तापमान कितना होता है? यदि हम अपने रेफ्रिजरेटर में अंडा और दूध को भंडारित करना चाहते हैं तो किस टेम्परेचर पर इनका स्टोरेज करेंगे? भंडारण की बात कर रहा है, यानी स्टोरेज कितने टेम्परेचर पर किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन हमारे पास है 45 से 55 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान दीजिएगा बेटा, वो डिग्री सेल्सियस में नहीं पूछ रहा है आपसे, फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है। 45 से 55 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा है 30 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरा ऑप्शन है 0 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि हमारा चौथा ऑप्शन है 45 से 55 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 45 से 55 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम आपको बता दें बेटा, जो अंडा और दूध का भंडारण का तापमान होता है हमारे रेफ्रिजरेटर में वो कितना होता है? 35 से, या कह सकते हैं कि इसमें 35 का ऑप्शन 35 से जो है 40 होता है, तो 35 का ऑप्शन इसमें है नहीं, इसीलिए 30 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, 30 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, क्योंकि होता कितना है बेटा? कहेंगे मैम 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो 35 का ऑप्शन है नहीं, इसीलिए हम 30 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को मान लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है विकास की गति किस अवस्था में मंद होती है? यानी कि ये जो क्वेश्चन लिया गया है बेटा वो कहाँ से लिया गया है? कहेंगे मैम ये क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट से लिया गया है। कहाँ से? कहेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट से लिया गया है। ठीक, चाइल्ड डेवलपमेंट का लिया गया क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि जो बालक के विकास की गति होती है वो किस अवस्था में मंद होती है, अर्थात जो डेवलपमेंट बालक का होगा वो कब स्लो हो जाएगा? पहला है 2 से 3 वर्षों में, दूसरा है 5 से 11 वर्षों में, तीसरा है 14 वर्षों में, जबकि चौथा ऑप्शन हमारा है 3rd ट्राइमेस्टर में या तीसरी तिमाही में। ठीक है बेटा, तो जो विकास की गति होती है बालक की, जो ग्रोथ होती है फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो सबसे ज्यादा होती है वो सबसे ज्यादा तो गर्भावस्था में होती है, आपको पता है। ठीक है, और सबसे कम की यदि बात करें, अर्थात जब विकास होता हुआ धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा,
तो वो किस अवस्था में होगा? कहेंगे मैम जो विकास की गति होती है वो स्लो हो जाती है 5 से 11 वर्षों में। ठीक है, 5 से 11 वर्षों में क्या होता है? विकास की गति स्लो हो जाती है, जबकि 3 से 4 वर्षों में ये किशोरावस्था की उम्र है 14 वर्ष, तो इसमें और थर्ड ट्राइमेस्टर में विकास की गति तीव्र होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रास मोटर स्किल नहीं है। ठीक है, पहले तो हम जान लेते हैं बेटा ग्रास मोटर स्किल कहते किसको है। ठीक, ग्रास मोटर स्किल नहीं है तो ग्रास मोटर स्किल का मतलब होता है स्थूल गतिविधियां। स्थूल का मतलब स्थूल गतिविधियां। स्थूल का तात्पर्य क्या है? तो स्थूल का तात्पर्य बेटा होता है कि जो सूक्ष्म गतिविधियां ना होकर के बड़ी, बल्कि बालक के द्वारा बड़ी बड़ी गतिविधियां की जाए। बड़ी बड़ी का तात्पर्य जिसको सीखने के लिए बालक को ज्यादा अभ्यास की आवश्यकता ना पड़े। तो ग्रॉस मोटर स्किल कौन सी नहीं होती है ये पूछा जा रहा है, अर्थात स्कूल जो है स्थूल गतिविधियां कौन सी नहीं है। पहला है तैराकी करना, दूसरा है गेंद फेंकना, तीसरा है चलना, जबकि चौथा है पेंटिंग करना। ठीक है बेटा, तो जो पेंटिंग करना होता है ये ग्रॉस मोटर स्किल नहीं है, अर्थात ये स्थूल नहीं है बल्कि ये सूक्ष्म गतिविधि मानी जाती है। कौन सी गतिविधि? कहेंगे मैम सूक्ष्म गतिविधि मानी जाती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो पेंटिंग करना, मोतियां पिरोना, ये सब कैसी गतिविधि है? कहेंगे मैम सूक्ष्म गतिविधि है। जबकि तैराकी करना, गेंद फेंकना, साइकिल चलाना, चलना, ये जो सारी गतिविधियां हैं बेटा वो ग्रास मोटर स्किल होती हैं और ये सूक्ष्म स्थूल होती हैं, सूक्ष्म नहीं होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिशु में क्रियात्मक विकास किस ट्राइमेस्टर से प्रारंभ होता है? अर्थात ये जो हमारा गर्भस्थ शिशु है उसमें क्रियात्मक विकास जो होगा वो किस ट्राइमेस्टर से प्रारंभ होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो बेटा जो हमारी गर्भावस्था होती है, ठीक, जो गर्भावस्था होती है वो 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड है, जो 3-3 माह का होता है। ठीक, पहले ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारी गर्भावस्था को डिवाइड किया जाता है। तो बेटा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अंतिम समय कौन सा? कहेंगे तीसरे माह का जो अंतिम समय होता है, अर्थात जब चौथा माह अर्थात सेकंड ट्राइमेस्टर लगने वाला होता है, तो क्या होता है बालक या जो हमारा गर्भस्थ शिशु होता है उसके अंदर क्रियात्मकता का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है? कहेंगे क्रियात्मकता का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। क्रियात्मकता का तात्पर्य मैडम? तो कहेंगे क्रियात्मकता का तात्पर्य होता है कि जब बालक की मांसपेशियां अथवा बालक की पेशियां सक्रिय होना प्रारंभ हो जाए तो ऐसे विकास को क्रियात्मक विकास कहा जाता है। तो जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अंतिम समय होता है, तीसरे माह का 1 हफ्ते या 4-5 दिन पहले का समय होता है, उसमें बालक का क्रियात्मक विकास धीरे धीरे शुरू होना प्रारंभ हो जाता है। देखिए प्रारंभ की बात पूछा है, ऐसा नहीं पूछा गया है कि कब कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो प्रारंभ कब होता है? तो कहेंगे मैम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंतिम पड़ाव में क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ईर्ष्या जैसे संवेग का आरंभ कब होता है? ईर्ष्या अर्थात जलिस क्या है? एक प्रकार का नकारात्मक संवेग होता है। तो पूछा जा रहा है कि ईर्ष्या जैसे संवेग का आरंभ कब होता है? बेटा पहली बात तो जान लीजिए ईर्ष्या निगेटिव या कह सकते हैं नकारात्मक संवेग होता है, नकारात्मक संवेग है। तो इस संवेग का जो आरंभ होता है वो 1.5 से 2 वर्षों में प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, 1.5 से 2 वर्षों में प्रारंभ होता है। यानी कि इसकी शुरुआत कब हो गई? तो कहेंगे मैम 1.5 से 2 वर्षों में इसकी शुरुआत हो जाती है, लेकिन 3 से 4 वर्षों में यह अपने चरम पर होता है। अर्थात अपने पीक पर कब होगा? 3 से 4 वर्षों में होता है। उसके बाद धीरे धीरे बालक के अंदर ईर्ष्या का जो गुण होता है वो डिक्रीज होना प्रारंभ हो जाता है। आगे चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुकरण की भावना का उदय कब होता है? अनुकरण का मतलब जब बालक
अपने परिवार के सदस्यों को या अपने माता पिता को, अपने जो है भाई बहनों को देख करके किसी चीज को लर्न करे या सीखने की अवस्था किसे कहा जाए या सीखे बालक, तो उसे क्या कहा जाता है बेटा? अंकुरण की भावना कहा जाता है या अंकुरण की अवस्था कहा जाता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुकरण की भावना का उदय कब होता है? अनुकरण मतलब जब बालक हमें और आपको देख करके सीखे, किसी दूसरे को देख करके सीखना प्रारंभ करे तो इसे अनुकरण कहा जाता है। तो अनुकरण की भावना का जो उदय होता है वो कब होता है बेटा? तो कहेंगे मैम जो अनुकरण की भावना होती है वो जो है हमारी 12 से 15 माह में प्रारंभ हो जाती है। कब? कहेंगे मैम 12 से 15 माह अर्थात 1 वर्षों से लेकर के 1.5 वर्ष तक। ठीक, 1 से 1.5 वर्षों तक जो क्या होगा, इसी के दौरान हमारे बालक के अंदर अनुकरण की भावना का उदय हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरबी कैटल के अनुसार चंचल, हंसमुख, मिलनसार गुणों से युक्त जो व्यक्ति है वह व्यक्ति किस व्यक्तित्व से परिपूर्ण है या किस व्यक्तित्व से युक्त माना जाएगा? देख लीजिएगा बच्चा, पहले सबसे पहले पूछा गया है किसी के अनुसार पूछा गया है, वो कौन है? आरबी कैटल के अनुसार। तो पर्सनालिटी कैसी है? चंचल है, मिलनसार है और हंसमुख पर्सनालिटी है। तो ऐसे व्यक्ति जो इन गुणों से युक्त होते हैं उन्हें जो है कैटल महोदय के अनुसार क्या कहा जाएगा? तो हम सबने पढ़ा है कि जो हमारे आरबी कैटल हैं, कैटल ने क्या किया है? कैटल ने 2 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बात कही है। पहला सार्जेंट है ना, पहला क्या है? सार्जेंट। दूसरा जो हमारा है वो अनसार्जेंट है। ठीक है, अनसार्जेंट है। सार्जेंट कैसे होते हैं? सार्जेंट व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वो हंसमुख होंगे, चंचल होंगे, मिलनसार होंगे और ऐसे व्यक्ति समाज में जल्दी घुल मिल जाते हैं। कैसे होते हैं? तो कहेंगे सामाजिक होते हैं, समाज में जल्दी घुल मिल जाते हैं। लेकिन जो हमारे अनसार्जेंट होते हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अकेले रहना पसंद करते हैं, इन्हें समाज के लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता है। तो इस प्रकार से आरबी कैटल के अनुसार चंचल, हंसमुख और मिलनसार गुणों से युक्त जो व्यक्ति होगा उसे सार्जेंट पर्सनालिटी का माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बालक किस दिवा स्वप्न में अपने को रियल जिंदगी की तरह पाता है, अर्थात जैसा वो है। ठीक, डे ड्रीमिंग चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा दिवा स्वप्न होता है जिसमें बालक रियल जिंदगी की तरह अपने आप को पाता है। रियल जिंदगी का मतलब वो वास्तविकता में अपने आप को पाता है, इमेजिनरी जिंदगी में नहीं पाता है। तो पहला है कंक्यूरिंग, दूसरा है सफरिंग, तीसरा इमेजिनरिंग, चौथा है सभी। तो बेटा जो कंक्यूरिंग डे ड्रीमिंग होती है कौन सी? कहेंगे मैम कंक्यूरिंग डे ड्रीमिंग होती है। इसमें क्या होता है? इसमें बालक अपने वास्तविक जिंदगी को जीता है, अर्थात वो जैसा है उसी जिंदगी में खुश रहना सीखता है, वो ऐसा ही सोचता है स्वप्न में भी कि आगे चल करके मैं ये बन जाऊंगा। ठीक है। सफरिंग में क्या होता है? जो सफरिंग डे ड्रीमिंग होती बेटा, इसमें बालक सहनशील प्रवृत्ति का दिखाया जाता है। कैसा? कहेंगे मैम सहनशील प्रवृत्ति का माना जाता है। अर्थात जब वो सपना देखेगा तो देखेगा कि मेरे भाइयों के द्वारा, मेरी बहनों के द्वारा मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है, मुझे मारा जा रहा है, मुझे पीटा जा रहा है। ठीक है, तो वो कैसा है? वो दब्बू प्रवृत्ति के नायक के जैसे अपने आप को स्वप्न में पाएगा। ठीक है। इमेजिनरी का मतलब होता है, इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक रूप से, काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक नायक की जो भूमिका होती है वो इमेजिनरी डे ड्रीमिंग में बालक जीता है। इसमें क्या होता है? जो बालक अपंग होते हैं या जो हैंडीकैप होते हैं वो क्या करते हैं? वो देखते हैं, वो अपने आप को सोचते हैं कि हम सामान्य बालकों की तरह अपने जीवन को जी रहे हैं, यानी कि उनके साथ खेलना, उठना, बैठना, ठीक है, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना। तो इस प्रकार से जो इस क्वेश्चन का
रियलिटी जिंदगी या रियल जिंदगी से अपने आप को बचा पाता है, वो कनक्यूरिंग ड्रेड ड्रीमिंग पाता है, जबकि इमेजिनरी में काल्पनिक दुनिया से बिलोंग करता है बालक, वास्तविक दुनिया से परे रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बालक किस प्रकार के खेल से बालक का बौद्धिक विकास होता है। ठीक है, यानी कि जो बालक का मेंटल डेवलपमेंट होगा वो कौन से ऐसे खेल होंगे जो बालक के बौद्धिक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। पहला है उत्पादक खेल, दूसरा है रचनात्मक खेल, तीसरा है स्वाभाविक खेल, और जो चौथा ऑप्शन हमारा है वो है सक्रिय खेल। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी जो है खेल वाले चैप्टर से लिया गया है, बाल विकास का ही क्वेश्चन है। तो बेटा आपको पता है कि जो हमारा खेल कैसा होता है बेटा, कहेंगे जो खेल उत्पादक वाला होता है, कौन सा, प्रोडक्शन करने वाला खेल होता है, उस खेल में क्या होता है, उस खेल में बालक का बौद्धिक विकास होता है। क्या होता है, कहेंगे बालक का बौद्धिक विकास होता है, जबकि रचनात्मक खेलों के माध्यम से जो बालक के अंदर विकास होगा वो नई नई चीजों को सीखने का होता है। किसका, नई नई चीजों को सीखने का होता है। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस बुनाई में बुनने के उपरांत कर्व डिजाइन का आभास होता है। अर्थात 4 बुनाई आपके सामने रखी गई हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी बुनाई है जिसको बुनने के उपरांत, जब कपड़ा हमारा बन के तैयार हो जाता है तो उसके उपरांत कैसा कर्व डिजाइन का आभास होता है। देखो कर्व डिजाइन बनाई नहीं जाती है, बस आभास होता है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से ऐसी कौन सी बुनाई होती है जिसमें कर्व डिजाइन का दूर से देखने पर आभास होता है। तो बेटा डॉबी बुनाई, ठीक है, सॉरी जैकार्ड बुनाई ऐसी बुनाई होती है इसमें किसका आभास होता है, कहेंगे मैम कर्व लाइन का आभास होता है। जैकार्ड बुनाई किस पे की जाती है, जो हमारे ब्रोकेड क्लॉथ होते हैं उन पर कौन सी डिजाइन की जाती है, सॉरी कौन सी बुनाई की जाती है, कहेंगे मैम जैकार्ड बुनाई की जाती है। ठीक है, आई होप आज का प्रश्न या आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने टीजीटी और जो आपका बीपीएससी जो है सेट है उसके आधार पर मैंने क्वेश्चनों का चुनाव किया था। ठीक है, अगर ये आज की क्लास आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।